नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम में। आप लोगों के लिए जो लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिव की बुक आती है उसका हम लोग डेली ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे थे। उसी सीरीज में हम लोग कर रहे थे जीव विज्ञान। हिस्ट्री का पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त हो चुका है। अगर आपने वो नहीं वीडियो देखा है तो वो आप ज़रूर देख लेंगे। बायोलॉजी में भी हम लोग आज करेंगे, वो रहेगा हमारा 11 नंबर चैप्टर। इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि 10 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए जो हमारे आने वाले बैचेज हैं वो यहाँ पर सारी डिटेल आपका बीपीएससी लूसेंट टारगेट, बिहार दरोगा प्री जो नई वैकेंसी है उसके लिए, और बिहार एसएससी सीजीएल 3 का नई वैकेंसी के लिए आपका कोर्सेज लॉन्च कर दिए गए। साथ ही साथ सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ये सभी कोर्सेज जो है अगर आप अलग अलग लेते हैं तो लगभग आपको 400 रुपये, एक साथ लेते हैं तो मात्र 249 रुपये। इससे भी सबसे बड़ी बात ये है कि अगर अभी आप 13 से 17 अगस्त के बीच में कोई भी कोर्स लेते हैं तो मात्र 75 रुपये में कोई भी कोर्स आपको मिल जाएगा। ये 17 अगस्त तक ही लिमिट है। आप यहाँ सारी डिटेल पढ़ लेंगे, कौन कौन सा आपको शुरुआत करना है या क्या क्या होने वाला है। बाकी अधिक जानकारी आप इस नंबर पर लेंगे 7654957719। ऑफर सीमित समय के लिए, आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको 250 रुपये पेड करने होंगे। तो आइए अब चलते हैं सीधे अपने पॉइंट की ओर। आइए देखिएगा, चैप्टर नंबर 11 निकाल लेंगे सारे लोग। पीडीएफ भी हम अभी ग्रुप में दे दिए हैं, आप लोग का अपना अपना ग्रुप में जा करके चेक कर लेंगे। और चैप्टर नंबर 11 प्रदूषण पॉल्यूशन निकाल लेंगे, पेज नंबर 553 है। आंसर कीजिएगा जल्दी जल्दी, ठीक ना, ताकि हम लोग 2 से 3 चैप्टर एक साथ कंप्लीट कर लें। बताएंगे, पहला प्रश्न है कि वायु प्रदूषक का विश्वसनीय संकेतक कौन है? लाइकेन तथा मॉस होता है, ठीक है। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग उत्पन्न करता है वो कौन सा? पीवी मतलब शीशा। मोटर कार से उत्पन्न जो प्रदूषक जो मानसिक रोग उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं? पीवी यानी कि शीशा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से संयोग करता है, इसलिए हो जाएगा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक के रूप में। मुख्य वायु प्रदूषक कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO। मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। हाँ। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, बाकी हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये सभी वायुमंडलीय प्रदूषक हैं। हरित गृह गैस कहलाने वाली गैस कौन कौन सा है? 7 नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी आपका हरित गैस है। 8वां है कि कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करेगा? हरित गृह प्रभाव में कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? स्वतः चालित वाहन, ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाता है? रक्त में एक विषैला पदार्थ कौन बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड CO। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? जैव निम्नीकरण कौन सा? रबड़, ऑप्शन नंबर डी। मिथाइल आइसोसाइनेट, रबड़। 11 नंबर देखेंगे, 11 नंबर का डी, रबड़। अच्छा, चलिए 12 नंबर है कि निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? जैव विघटित ऑप्शन के अनुसार पारा, बाहित मल, प्लास्टिक और एस्बेस्टस। बाहित मल जो है जैव विघटित है, बाकी पारा, प्लास्टिक और एस्बेस्टस नहीं है। निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? शीशा के कारण तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग उत्पन्न होगा। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्त दाब को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग उत्पन्न करेगा? कैडमियम होता है। लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सकितमयता रोग होने का कारण क्या है? सिलिका के कारण हो जाता है। ये सब क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, ठीक ना, ये सब ज़्यादा याद रखिएगा।
ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछते रहता है। आगे देखिएगा 16 नंबर है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है किससे? जीवों के जीवाश्म से। ताजमहल, हाँ, ताजमहल को क्षति पहुंच रही है किससे? मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाली वायु प्रदूषक से। 18 नंबर है, हाँ वही SO2। 18 नंबर है कि कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। ये मार्बल कैंसर क्या होता है? हाँ, तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ है कि अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण यानी कि तोड़ता है वो। 19 नंबर है कि पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर क्या है? पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम कर देता है। 20वां है कि मिनीमाता महामारी किसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मर गए थे? पानी के में इसके प्रदूषण के कारण होता। तो मिनीमाता रोग जो होता है पारा के कारण, और 1965 में आया था। जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। 22 नंबर है कि डीडीटी होता है। डीडीटी क्या होता है? तो अजैव अपघटनीय प्रदूषक होता है, सी नंबर। 23 नंबर है कि सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों में से होता है। हानिकारक विकिरण त्वचा का कैंसर, त्वचा कैंसर हो जाता है सूर्य से। 24 नंबर है कि यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा? जल पापदो क्या है? जल पापदो के लिए ऑक्सीजन का ये पादपों हो जाएगा, ये पापदों को पादप कर लीजिएगा। जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याय हो जाएंगे। अगला है 25 नंबर कि नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है किससे? ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। हाँ, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। 26 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करता है? वायु को प्रदूषण नहीं करेगा तो हो जाएगा सही आंसर ऑक्सीजन और O2। ठीक है। 27 नहीं, 26 क्या है कि निम्नलिखित में वायु को प्रदूषित नहीं करेगा तो ऑक्सीजन ना। ऑक्सीजन प्रदूषित करेगा तो हमको श्वसन काहे लेंगे? क्या समझे? एक ऑप्शन में नहीं है। अच्छा तो हाँ, तो ऑप्शन होगा आपका कुछ बुक में नहीं होगा, पुराना वाला बुक में नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो नहीं है उसमें आपका ऑक्सीजन है, बाकी जो है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO, NO2 और SO2, ये 3 ऑप्शन मिल रहा है। हाँ, तो CO2 भी हमारा सही है, क्या है कि CO2 से, हाँ, CO2 से भी प्रदूषण नहीं होता है इसलिए। तो CO2 या O2 जो है, ये दोनों आप नाम याद रख लीजिए गैस का, ये वायु प्रदूषण नहीं करता है। चलिए, कुछ क्वेश्चन जो है मतलब पुराने वाले और नया वाला मैंने चेंज किया है इसलिए ऐसा हो रहा है। आइए 27 नंबर कह रहा है कि प्रकाश रसायन स्मॉग ही शाम क्रिया का परिणाम है। किसके कारण प्रकाश रासायनिक होता है? तो ये हो जाएगा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2, O2 तथा परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। चलिए 28 है कि निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? H2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है, बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये सभी है। आगे है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? किस में प्रदूषण नहीं होगा? तो सौर में, ऑप्शन नंबर डी। 30 में है कि निम्नांकित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण कारण है? अधिकतम ध्वनि प्रदूषण कारक, हाँ, तो जेट उड़ान जो है अधिकतम ध्वनि प्रदूषण, मतलब वो ज़्यादा आवाज़ करता है ना, इसलिए जेट उड़ान हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी कहाँ स्थित है? नीरी जो है ये आपका नागपुर में स्थित है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाता है? परजैविक कहलाता है।
ठीक है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण पर जैविक कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 33 है कि वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है क्या? समुद्र तल में वृद्धि हो जाएगा, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा, तट रेखा में परिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 33 आगे आइएगा। 34 कहता है कि वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है? ओजोन छिद्र कहाँ पर है? अंटार्कटिका के ऊपर ना। 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका के ऊपर। याद रखिएगा, आर्कटिक और अंटार्कटिका में बहुत बार कन्फ्यूजन होता है। आर्कटिक, अंटार्कटिक ये सब में कन्फ्यूजन है। तो ओजोन क्षेत्र जो है अंटार्कटिका में है। एक और होता है अटलांटिक, तो ये सब ऑप्शन दे देगा तो कन्फ्यूज आ जाइएगा। हाँ हाँ, तो इसलिए अंटार्कटिक में ओजोन क्षेत्र है, बड़ा वाला जो नाम रहेगा अंटार्कटिक उसमें। 35 है, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? वैश्विक उष्णता के लिए CO2 और मीथेन। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करता है कौन? अल्ट्रावायलेट किरण को। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करता है अल्ट्रावायलेट किरणों को। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तेजाब वर्षा किसके कारण? CO2 एवं नाइट्रस ऑक्साइड के कारण। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। चलिए 39 है कि ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। 40 नंबर है कि निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? जैव निम्नीकरण हो जाएगा हमारा कागज, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, अगला है 41 की प्राध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके किसको? O3 परत को, ओजोन परत को। O3 मतलब ओजोन, ऑक्सीजन के 3 है इसमें परमाणु। 43 है कि फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। फ्लाई ऐश किसके द्वारा? थर्मो पावर प्लांट से फ्लाई ऐश मिलता है। 43वां है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण प्रदूषक है? वाहित मल। 44वां है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। पैन क्या है? पैन क्या होता है? गौण प्रदूषक होता है पैन। चलिए आगे आइए। अगला है 45वां कि सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, 46 है कि इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोस प्रयुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? कैडमियम का। कह रहा है कि जल के प्रदूषण को साफ करने के लिए बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोस प्रयुक्त किया जाता है कैडमियम में। चलिए, वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग कौन सा? फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग कौन सा? वातस्फीति, ऑप्शन नंबर डी। फुफ्फुस कैंसर से अधिक मरने वाला रोग वातस्फीति। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, यानी उपयुक्त सभी। 49 नंबर है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? ग्रीन पीस। पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ग्रीन पीस। भूमिगत जल को दूषित करने वाला जैविक प्रदूषक आर्सेनिक। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक को क्या कहेंगे? भूमिगत जल के प्रवाह के नीचे जो बहेगा निच्छालक कहा जाता है। चलिए 52 नंबर है कि भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? नीचे दिए गए हुए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्सेनिक, सॉर्बिटॉल, फ्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड और यूरेनियम। क्या कह रहा है कि भारत के कुछ भागों में पेयजल में जो पाया जाता है, मतलब पीने वाला पानी में पाया जाता है, उसमें आर्सेनिक है, सॉर्बिटॉल है, फ्लोराइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है और यूरेनियम है। हाँ, आर्सेनिक होता है।
चलिए 53 नंबर है जो कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ है प्रदूषक, दूसरा तरफ है प्रभावित अंग। तो एस्बेस्टस से कौन सा प्रभावित है? मस्तिष्क को। शीशा किसको प्रभावित करेगा? शीशा उदर, पारा फेफड़ा, कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धारा। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 2 3 4। हाँ एक और फिर से सुन लेंगे। एस्बेस्टस धूल से मस्तिष्क, शीशा से उदर, पारा से फेफड़ा और कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धारा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हुआ है ना। अब आगे आइएगा चैप्टर नंबर 12 पे। देखेंगे 12 नंबर जो चैप्टर है वह है जंतु विज्ञान की शाखा, ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी। ज़्यादा नहीं है, 30-35 वो क्वेश्चन है और ये सब आपको याद होगा, है ना। किनकरा किनकरा याद है? एक मिनट। पहला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा। डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी ये ध्यान रखिएगा, इसमें 30-35 क्वेश्चन और ये 30-35 क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक ना। हर एक एग्जाम में ये मिलता है, इसलिए इसको जो नहीं याद होगा और जिनको नहीं याद होगा वो सब इसको याद कर लीजिएगा, एक बार 2 बार पढ़ के सुन के, और जिनको याद होगा वो रिवीजन के तौर पे और क्लियर कर लीजिएगा। काहे कि यहाँ से आपको एक न एक प्रश्न हर एक एग्जाम में दिख ही जाता है। आइए दूसरा देखिएगा, कहता है कि अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑस्टियोलॉजी। हाँ तीसरा है जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन, क्या कहलाएगा? इम्यूनोलॉजी कहलाएगा। पैलियोंटोलॉजी के रूप में किसको जाना जाता है? जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी। देखिए सबको याद है, एकदम धड़ाधड़ मार रहे हैं आंसर। कीड़ा का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंटोमोलॉजी। हाँ हम लूसेंट वाला को बोल के ही चैप्टर पे हटवा देंगे ना जी। आप लोग को याद है तो ही पढ़े की जरूरत है। बेकार में एक पेज ज़्यादा पढ़े पड़ता है ना। चलिए ठीक है, सबको याद है लगभग। आगे 6 नंबर कहता है तितली का अध्ययन क्या कहलाएगा? तितली बताइएगा, बड़ा बढ़िया है। हाँ लेपिडेटेरियोलॉजी। लेपिडेटेरियोलॉजी किसका है? तितली का अध्ययन है, लेपिडेटेरियो। मछली का संबंधित अध्ययन, मछली से संबंधित अध्ययन क्या कहलाएगा? इक्थियोलॉजी। हाँ ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? पक्षी से संबंधित है। इसको थोड़ा फास्ट खींच दें, फास्ट करा दे इसको। चलिए ठीक है, हम खाली जो लॉजी है वो बोलेंगे, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना। हिस्टोलॉजी बताइएगा किससे है? उत्तक का अध्ययन। हिस्टोलॉजी उत्तक से अध्ययन। हाँ और है नहीं है। चलिए आगे 10 नंबर में यह घाव का अध्ययन, ट्रोमेटोलॉजी। घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी। कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन, कैंसर किसको? और ओंकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी ओंकोलॉजी। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन, मोलस्का समुदाय के जंतुओं का अध्ययन मैलेकोलॉजी। एक मिनट 12 का बी, सॉरी। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कॉन्कोलॉजी। आप लोग मैलेको बोल रहे तो हम ध्यान भी नहीं दिए, उधर मार दिए। चलिए 13 नंबर है कि वंशागति के नियमों का अध्ययन, वंशागति के नियम आनुवांशिकी कहलाएगा, ठीक है। 14 नंबर है कि मनुष्य के वातावरण को सुधारने में से नस्ल सुधारना कहलाता है यूथेनिक्स। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से जो नस्ल सुधारना कहलाता है यूथेनिक्स। नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी। नलिका विहीन, जिसमें नलिका वाली, जो बिना नलिका के ग्रंथि रहेगा वो एंडोक्राइनोलॉजी। उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियम द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है यूजेनिक्स। आनुवंशिकता के नियम द्वारा मानव जाति का अध्ययन यूजेनिक्स कहलाता है। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा, कीटों से संबंधित एंटेमोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए। 18वां है कि मछली तथा उससे संबंधित उद्योग का अध्ययन, मछली से संबंधित इक्थियोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है
मॉर्फोलॉजी, ठीक है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षण तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाएगा? जेनेटिक्स कहलाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी कहेंगे। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी, जनसंख्या डेमोग्राफी। हाँ, चलिए आगे है 24 नंबर। मधुमक्खी का पालन, मधुमक्खी एपीकल्चर। रेशम पालन सेरीकल्चर। उत्तक की रचना, उत्तक के अध्ययन हिस्टोलॉजी। न्यूरोलॉजी से किसका अध्ययन करते हैं? न्यूरोलॉजी में स्नायु तंत्र का करते हैं। जेरेंटोलॉजी किससे संबंधित है? वृद्ध से। हाँ। पीडियाट्रिक्स किससे संबंधित? पीडियाट्रिक्स शिशु रोग, पीडियाट्रिक्स। ओंकोलॉजी कैंसर का अध्ययन। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन? आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन। हाँ। आनुवांशिकी किससे संबंधित है? आनुवांशिकता से। हाँ। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी किससे संबंधित है? शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित है। एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? एरेनियोलॉजी मकड़ों का अध्ययन जो है एरेनियोलॉजी कहलाता है। एरेनियोलॉजी मकड़ी का अध्ययन। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्ता का वैज्ञानिक अध्ययन है? पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन साइनोलॉजी। पालतू कुत्ता का वैज्ञानिक अध्ययन साइनोलॉजी। विज्ञान की एक शाखा चीरोपॉडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? चीरोपॉडी पैर से। चीरोपॉडी संबंधित है पैर से अध्ययन। चलिए, हाँ, तो ये हो गया हमारा 12 नंबर चैप्टर भी कंप्लीट। आइए अगले कर लेते हैं 13 नंबर चैप्टर भी। 13 नंबर में है टोटल 30 क्वेश्चन, ठीक ना। आइए 13 नंबर चैप्टर निकाल लेंगे। प्रमुख जीव वैज्ञानिक, मतलब ये भी सबको लगभग याद होगा। बढ़िया चैप्टर है, छोटा छोटा मगर बढ़िया है। ये सब क्वेश्चन से डायरेक्ट आपको मिलेगा नंबर। आइए, पहला है कि प्राकृतिक वरणवाद नेचुरल सिलेक्शन किससे संबंधित है? चार्ल्स डार्विन से। हाँ। दूसरा, आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता मेंडल। हाँ, हम ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन जो और भी है वो सब पे नहीं दे रहे हैं, काहे कि सब क्वेश्चन सबके बारे में कुछ ना कुछ सवाल आपको मिल जाता है, इसलिए हम ऑप्शन में किसी भी बात को चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए, तीसरा है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? कॉर्नबर्ग। डीएनए संश्लेषण कॉर्नबर्ग। प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्लवमान जीन मैकलिनटॉक। हाँ। पांचवा है फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक लैमार्क। फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक लैमार्क। 6 नंबर है जीवाणु, बैक्टीरिया की खोज किसने किया? ल्यूएनहॉक। जीवाणु की खोज ल्यूएनहॉक। एक मिनट रुकिए, पढ़ते 6 नंबर जीवाणु की खोज ल्यूएनहॉक हो गया, ठीक है। आगे हरगोविंद खुराना 7 नंबर पे आइएगा। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? चिकित्सा विज्ञान में। हाँ। फिर है कि निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक वरण या सर्वोत्तम की उत्तरजीविता के सिद्धांत पर विकास का सिद्धांत दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था प्राकृतिक वरण या सर्वोत्तम की उत्तरजीविता। स्टेथोस्कोप का आविष्कारक लैनेक। हाँ। एडवर्ड जेनर किससे संबंधित है? एडवर्ड जेनर चेचक के टीका के खोज किया था। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की? किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था, ऑप्शन नंबर बी।
क्रिस्टीन बर्नार्ड किस लिए प्रसिद्ध है? 12 नंबर। विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण के लिए। हाँ, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? वाटसन और क्रिक ने। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? बेटसन के द्वारा नहीं, बेटसन के द्वारा आनुवंशिकी कहा गया। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक? लिस्टर, जोसेफ लिस्टर। एंटीसेप्टिक का जोसेफ लिस्टर। लुई पास्चर ने किसकी खोज की? रेबीज रोधी टीका की खोज किया था। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने किया? प्रथम एंटीबायोटिक की खोज ए फ्लेमिंग किया था। हाँ, पेनिसिलिन की खोज किसने किया? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हाँ, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छर द्वारा होता है? रोनाल्ड रॉस। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? लेप्रोसी बेसिलस कोढ़ वाला जो होता है, लेप्रोसी बेसिलस की खोज हेंसन ने किया। रक्त समूह का आविष्कारक? लैंडस्टीनर। हाँ, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया? हाँ, क्या होता है? एफजी बैंटिन। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था? एफजी बैंटिन ने। फिर आता है, इधर आइए 25 नंबर पे। 25 नंबर है कि पुनरावर्तन सिद्धांत क्या है? रिसिपिचुलेशन जो भी है थ्योरी किससे संबंधित है? पुनरावर्तन सिद्धांत। रिकैपिचुलेशन है, रिकैपिचुलेशन। हाँ, किसका हो जाएगा? पुनरावर्तन सिद्धांत। ये हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल। इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना प्रस्तुत की? प्रतिरक्षण की संकल्पना? एडवर्ड जेनर। चलिए, हाँ 27 नंबर। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? स्लाइडेन और स्वान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 और 4। स्लाइडेन और स्वान ने मिल करके। चलिए 28वां आएंगे। 28 नंबर कहता है सुमेलित नहीं है जो बताना है। तो देखिए, जो सुमेलित नहीं है उसमें जोसेफ लिस्टर कुष्ठ रोग का उपचार। हाँ, जोसेफ लिस्टर कुष्ठ रोग का उपचार नहीं किया था। कुष्ठ रोग का जो है लेप्रोसी वाला जो था वो किया था हेंसन ने, है ना? तो इसलिए गलत हो जाएगा। हाँ, जोसेफ लिस्टर क्या किया था? जोसेफ लिस्टर बताइए। ज़ाक्टबर्ग, वो तो लैंडस्टीनर था ना, वो लैंडस्टीनर है। जोसेफ लिस्टर क्या था? ध्यान में नहीं आ रहा। देखिए, जोसेफ लिस्टर वाला नहीं ध्यान में आ रहा। अच्छा चलिए, तो बढ़ते आगे फिर देखेंगे, बताते आखिरी में इसको खत्म। क्या है क्वेश्चन? बड़ा सिंपल सा है, नाम नहीं याद आ रहा है, समझ रहे हैं? एंटीसेप्टिक वाला, एंटीसेप्टिक। हाँ, एंटीसेप्टिक करके जो कुछ है टीका। हाँ, चलिए ठीक है। तो जॉन ई साल्क हो जाएगा पोलियो का टीका, एडवर्ड जेनर चेचक का टीका, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज। बाकी सब ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। 29 नंबर में आइएगा। 29 क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है खोज, दूसरी तरफ है वैज्ञानिक नाम। डीएनए की संरचना किसने दिया था? वाटसन और क्रिक। ABO मतलब ये अलग अलग है, कॉमा लगा लीजिएगा। ABO रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। जंपिंग जीन किसने किया था? बारबरा मैकलिंटॉक। हाँ, बार बार जंप करेगा, बारबरा मैकलिंटॉक। रेगुलेटरी जीन कौन दिया था? जैकब और मोनार्ड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए एक और है, वो है फिर से सुमेलित करना है खोजकर्ता और खोज। जेनर, जेनर यानी कि एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था? टीकाकरण की खोज किया था। ठीक है। वाटसन मतलब वही वाटसन क्रिक, तो ये ड्यूक उनलिथ। हाँ, लैंड स्टीनर, तो ये हो जाएगा हमारा ब्लड ग्रुप रुधिरवर्ग, और फ्लेमिंग पेनिसिलिन, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो ये भी कंप्लीट हो गया है ना, चैप्टर नंबर 13। 14 लपेट दें, इसमें 29 गो है, 14 नंबर लपेट देते हैं कम से कम। 14, हाँ नहीं 14 नंबर लपेट देते हैं आज, और बाकी 15-16 मिला के कल कर लेंगे। जंतु विज्ञान में तो खूब है, जंतु विज्ञान में करीब 200-180 के आसपास होगा क्वेश्चन। हाँ मेरा वाला में 179-80 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आइए तो जंतु तक में आइए, इसको भी समेट देते हैं, टाइम है अभी। चलिए एनिमल टिश्यू निकाल लेंगे, चैप्टर नंबर 14। 30 क्वेश्चन है, मिला जुला के 7-8 मिनट में हो जाएगा। देखिए, हाँ पीडीएफ में होगा, पीडीएफ देख लीजिए ग्रुप में। चलिए एक नंबर क्या है कि हिस्टोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? जंतु तक निकाल लीजिएगा, मेयर ने किया है हिस्टोलॉजी शब्द का। दूसरा है कि किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? सुरक्षा कवच, एपिथेलियल उत्तक। ठीक है। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? घाव कौन भरेगा? एपिथेलियमी उत्तक। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म करने हेतु उत्तरदायी है? शरीर को गर्म कौन करता है? वसामय उत्तक, जो वसा जिसमें वसा रहेगा वो गर्म करेगा। सेबेसियस ग्रंथि पाई जाती है किसमें? सेबेसियस ग्रंथि किसमें पाया जाएगा? स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में सेबेसियस ग्रंथि पाया जाता है, स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। 6 नंबर है कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है कहाँ पर? तलवा में। हाँ, लैक्राइमल ग्रंथि स्रावित करती है क्या? आंसू, लैक्राइमल ग्रंथि आंसू। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका कारण क्या है? उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण, उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण झुर्री पड़ जाता है। चलिए आगे आइए। 9 नंबर, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? न्यूरॉन। हाँ, न्यूरॉन, नेफ्रॉन किडनी का होता है, न्यूरॉन तंत्रिका उत्तक। 11 नंबर है कि संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? संवेदना किसके द्वारा जाएगा? अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तंत्रिका उत्तक, सब्जेक्टिव में ये सब पढ़े हैं। लिगामेंट एक रचना होती है जो जोड़ता है किसको? लिगामेंट, बीबी मारे लाठी से, बीबीएल, अस्थि को अस्थि से। हाँ चलिए, ऊँट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है? बसामय उत्तक, बसामय उत्तक का। हाँ ऑप्शन नंबर डी। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? मोटापा किसके कारण? वसा उत्तक के कारण। निम्नलिखित में से कौन उत्तक का उदाहरण है? मस्तिष्क, रक्त, यकृत, तमाशय। रक्त संयोजी उत्तक होता है, हाँ संयोजी उत्तक के रूप में। 16 नंबर है बायोप्सी संबंधित है। बायोप्सी क्या होता है? तो परीक्षण के लिए उत्तकों को शरीर से अलग करना, उत्तक को शरीर से अलग कर देना बायोप्सी कहलाता है। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? संयोजी उत्तक में, संयोजी उत्तक में। हाइवर्सियन तंत्र पाया जाता है किसमें? हाइवर्सियन तंत्र स्तनियों की अस्थियों में, स्तनी मतलब मैमल्स के हड्डी में जो पाया जाता है हाइवर्सियन तंत्र पाया जाता है। चलिए और है 2-4 वो भी देख लेते हैं। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? फेफड़ा को ढकने वाला प्लूरा कहलाता है। ठीक है। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं किसका? दांत डेंटाइन का बना होता है, एनामेल तो सबसे मजबूत होता है। हाँ। 21 नंबर है कि दांत का शिखर किसका बना होता है? दांत का शिखर किसका बना होगा? एनामेल का, एनामेल का। नाभि रज्जु है, नाभि रज्जु क्या है? प्रौढ़ संयोजी उत्तक है।
प्रौढ़ संयोजी उत्तक। प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी उत्तकों में वसा संग्रहित होती है? एडिपोसाइट, एडिपोसाइट, एडिपोसाइट। हाँ, आप लोग में क्वेश्चन नहीं है। प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी उत्तकों में वसा संग्रहित होता है? तो एडिपोसाइट होता है। ठीक है, आगे 24 नंबर। किस उत्तक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? किस उत्तक के नख, खुर और सींग बना होता है? केराटिन के कारण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 25 है कि RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? बंदर। RH जो है रिसस बंदर से लिया गया है। 26 है कि जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोश का विभाजन नहीं होता? हम लोग पढ़े थे पीछे सब्जेक्ट में। तंत्रिका में कि कंकाल में? जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका में। हाँ, ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा, किताबा में ए दे दिया। ठीक है, तंत्रिका। ठीक है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। हाँ, रक्त एक प्रकार का क्या है? संयोजी उत्तक है। और आखिरी है उपास्थि यानी कि कार्टिलेज निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता? कंठ, नासिक, कान और मूत्राशय। मूत्राशय में कार्टिलेज नहीं पाया जाता। तो चलिए, ये हो गया चैप्टर नंबर 14वीं समाप्त। बस अनुवांशिकी भी करा दें, 40 हुए जी उसमें। तो फ्रेंड, हम लोग आज 14 तक ही करेंगे। 15 नंबर चैप्टर कल करेंगे, यानी कि अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो अभी के लिए आपका इतना ही, और बाकी अगले वीडियो में। और आप लोगों को बता दूं कि जैसा हमने क्लास के स्टार्टिंग में भी बताया कि आप लोगों के लिए GK GS का किसी भी प्रकार का आप कोर्स खरीदें, हमारे जितने भी कोर्स चल रहे हैं उसमें आपको मात्र 75 रुपये में सारे कोर्सेज दिए जा रहे हैं। कब से कब तक? तो 13 से 17 अगस्त के बीच में अगर आप परचेज करते हैं तो। ठीक है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, नहीं तो यही कोर्स आपको 249 रुपये में मिलेंगे कोर्स छूटने के बाद। और इसी तरह से आपको डेली वीडियो मिल जाते हैं, डेली आपको डिस्कशन कराए जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन होते हैं, 5 से 6 घंटा डेली क्लास कराए जाते हैं, जिसमें करेंट अफेयर्स भी होते हैं, GK GS की सारी चीज़ें होती है, साइंस की स्पेशल होती है। तो आप लोग हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़ें। जुड़ने के लिए 7654957719 पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो अब दीजिए हमें इजाज़त, हम चलते हैं। अगले वीडियो में, अगले क्लास में आपके साथ मिलेंगे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।